हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। और मैं डॉक्टर राज। दोस्तों, आज भारतीय अर्थव्यवस्था की अगली कड़ी में हम आज बात करने वाले हैं अर्थव्यवस्था के संगठन यानी प्रकार, यानी अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से संगठित किया गया, या उसको दूसरी भाषा में बोलते हैं उसके किससे टाइप में विभाजित किया गया। अर्थव्यवस्था को संगठित करने का क्या प्रोसेस रहा। हमने अब तक पढ़ा था कि अर्थव्यवस्था कि मेन क्षेत्र पढ़े थे सेवा, वस्तु और सेवा का क्षेत्र, जिसमें हमने किस प्रकार से उत्पादन और वितरण का संबंध स्थापित किया था, किस प्रकार से निजी क्षेत्रों और सार्वजनिक क्षेत्रों के आधार पर। लेकिन इसी अगली कड़ी में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली अर्थव्यवस्था आती है, हम लोग विकास के स्तर के आधार पर, विकास की प्रक्रियाओं के आधार पर, डेवलपमेंट के प्रोसेस के आधार पर इसके प्रकार निर्धारित करते हैं। क्या डेवलपमेंट है, क्या विकास का स्तर है और उसके तरीके क्या है, इनके आधार पर हम लोग इसके प्रकार बताते हैं। ठीक है। अब पहली सिस्टम जो आया अर्थव्यवस्था का, वो आया पूंजीवादी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसको दूसरी भाषा में हम उदारवादी अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं। ये उदारवादी अर्थव्यवस्था भी कहलाती है। इसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं और लिबरल भी बोलते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि उदारवादी या पूंजीवादी, उदार क्यों कहा गया इसको, उदार क्यों कहा गया, पूंजीवादी क्यों कहा गया। इस पर पूंजीवादी लोगों का प्रभुत्व स्थापित होता है। निजी क्षेत्र कहने का मतलब इस पर सरकारी स्वामित्व नहीं होता, सरकार उदार हो जाती है प्राइवेट लोगों के लिए, पूंजीपतियों के लिए। क्लियर। जैसे एक अर्थशास्त्री हुए थे, बहुत महान अर्थशास्त्री एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने अपनी एक बुक प्रकाश की थी 1776 में, द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशंस के अंतर्गत उन्होंने अर्थव्यवस्था के इसी पूंजीवादी व्यवस्था को उद्गम किया था, इसका मेन महत्व समझाया था। उन्होंने इस व्यवस्था में बताया था कि पूंजीवादी मीन्स निजी लोगों के हाथ में अर्थव्यवस्था क्या करती है, एक विकास के स्तर को प्राप्त करती है, उनकी सोच थी। लेकिन उन्होंने इस व्यवस्था पर, चाहे वो उत्पादन प्रक्रिया हो और चाहे वो बाजार की कीमत का निर्धारण हो, क्या था, कैपिटलिस्ट लोगों के हाथ में। और आप जानते हैं जब निजी हाथ में होगा तो हमने एक थ्योरी बताई थी आपको, बाजार का निर्धारण कौन करेगा, डिमांड सप्लाई। वहां डिमांड सप्लाई करेगी, यहां भी क्या करेंगे, यहां पूंजीवादी लोग बाजार की व्यवस्था के आधार पर इसका निर्धारण करेंगे, कीमतों का निर्धारण। और एडम स्मिथ, ये क्वेश्चन आ भी जाता है, एक दार्शनिक थे, वैसे फिलोसोफर थे, अर्थशास्त्री थे। ये कहां के निवासी थे, स्कॉटलैंड के। इन्होंने अर्थव्यवस्था को रूप दिया। इन्होंने कहा कि लोकहित का कोई भी कार्य करेगा, अर्थव्यवस्था के रूप में लोकहित का, यानी जनता के हित का कार्य करेगा, तो उस प्रक्रिया में पूंजीवादी लोग ज्यादा अच्छी तरह से आगे कार्य कर सकते हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उदारवादी। यानी उदारवादी अर्थव्यवस्था का मतलब ऐसी व्यवस्था जिसमें पूर्ण स्वामित्व निजी हाथों में होगा, प्राइवेट लोगों के हाथ में होगा, सरकारी स्वामित्व की स्थिति ना के बराबर होगी, गवर्नमेंट का प्रेशर या प्रभाव या दबाव ना के बराबर होगा। क्लियर। और निजी लोग पूरी इस पर व्यवस्था कायम रखेंगे। ऐसी व्यवस्था में, और नई बात, ऐसी व्यवस्था में आयात निर्यात की प्रक्रिया भी थोड़ी सी इजी गोइंग होती है, और ऐसी व्यवस्था अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस में लागू है। ठीक है। पूंजीवादी, अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का क्रम चलता रहा और इसी क्रम में
मंदी आई, विश्व मंदी 1929 की। उस मंदी के दौर में हुआ क्या, एक नई अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ, वो थी राज्य अर्थव्यवस्था। यानी इसका विरोध होना शुरू हुआ। इसका विरोध शुरू हुआ, एक बात तो समझिए, विरोध के साथ साथ ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो निजी हाथ होते हैं वो खुद डिसीजन लेते हैं, सोचते हैं उत्पादन क्या करना है और कितना करना है, कितना निवेश करना है और किस प्रकार से कीमत का निर्धारण करना है। उत्पादन किया, उसको स्थापित किया मार्केट में और क्या कीमत रखी, सारा सिस्टम। इसमें भी होता क्या है, पूंजीवादी व्यवस्था की खास बात और बता दे रहा हूं आपको। इसमें एक शब्द आता है श्रम विभाजन, उसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। सब पढ़ने को मिलेगा आपको बार बार, फिर कहेंगे श्रम विभाजन क्या होता है। इस थ्योरी के आधार पर, किस थ्योरी पर, इस थ्योरी के आधार पर कहने का मतलब श्रम विभाजन की जो थ्योरी थी, यही मेन एडम स्मिथ उस ग्रुप को आगे बढ़ाया था। श्रम विभाजन होता क्या है, डू यू नो क्या होता है श्रम विभाजन? श्रम मीन्स लेबर, डिवाइजन तोड़ देना, डिवीजन कर देना। क्या यही श्रम विभाजन होता है? ये कम तू करेगा, ये कम तू करेगा, बता सकते हैं? नहीं। कोई कार्य की संपूर्ण प्रक्रिया है, कोई कार्य करना पूरा, एक प्रोजेक्ट तैयार करना है। श्रम विभाजन में होता क्या है कि कुछ टाइम के लिए, यानी व्यक्ति उसी योग्यता का है, उसी एबिलिटी के व्यक्ति लिए गए, एक टाइम पीरियड के लिए। श्रम विभाजन समझने की कोशिश करिए, किसी कार्य प्रक्रिया को पूरा करने के लिए डिवीजन अनुसार व्यक्तियों को अलग अलग, उसी काम को अलग अलग लोगों द्वारा आपको दिया जाए। समझने की कोशिश करना, ये कार्य है, कुछ लोगों ने, योग्य लोगों ने यह काम किया, ये हटा दिए गए, दूसरे योग्य लोग आ गए, दूसरे लोग आ गए, दूसरे आ गए। इसका मतलब क्या हुआ? ये क्यों किया गया श्रम विभाजन? किसी कार्य प्रक्रिया को श्रम विभाजन करके दूसरे लोगों द्वारा अलग अलग कराया जाए। ये सब लोग इंटेलिजेंट हैं, लेकिन श्रम विभाजन कर दिया गया। इससे क्या मिलेगा? इससे विशिष्टीकरण आएगा, क्वालिटी निकल के आएगी। मैं कहूं कि आप लोग इस क्लास में, फाउंडेशन बैच को एक क्लास में तुम लोग एक एक बैच पढ़ाओगे, एक चैप्टर तुम पढ़ाओगे, चैप्टर तो क्या होगा, क्या होगा? स्पेशलाइजेशन होगा। वो उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेगा, पढ़ाएगा, तरीके से तैयार करेगा। यही पूरी इकोनॉमी या पॉलिटी खत्म करनी है, लेकिन पॉलिटी खत्म कैसे होगी? योग्य लोगों द्वारा डिफरेंट श्रम विभाजन कर दिया गया, श्रम डिवीजन कर दिया गया। 10 चैप्टर 10 लोगों को डिवाइड कर दिए गए, श्रम विभाजन हो गया। चीज एक ही है लेकिन डिवाइड डिवीजन कर दिया। समझ में आ गया? इससे क्या हुआ? विशिष्टीकरण आएगा। कई बार देखो, कई बुक देखी होंगी आपने, उनमें चैप्टर का नाम होगा, राइटर का अलग नाम लिखा होगा। दिखाएंगे आपको, हिस्ट्री वगैरह में बहुत किताब आती है। अब उसमें क्या होगा, एक चैप्टर का नाम होगा, राइटर का नाम अलग होगा, एक चैप्टर का नाम, राइटर का नाम। क्यों? उसके पर्टिकुलर जो स्पेशलाइजेशन है, विशिष्टीकरण है, उसको वहां डाल दिया गया है। समझ गए? ये सारी चीजें, ये है श्रम विभाजन, यानी डिवीजन ऑफ लेबर। ये शब्द आपके सामने आएगा। इस प्रक्रिया के द्वारा अर्थव्यवस्था ने बूम किया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपने स्तर को प्राप्त किया। एक नया चरण चला, राज्य अर्थव्यवस्था। राज्य अर्थव्यवस्था चला, तो राज्य अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट इकोनॉमी है नंबर 2, समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था को हम दूसरा नाम दे देते हैं राज्य अर्थव्यवस्था। कौन सी? राज्य अर्थव्यवस्था। इसको सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं, या स्टेट इकोनॉमी। इसका सीधा मतलब है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में रेट का निर्धारण, कीमत का निर्धारण बाजार करता था। यहां पर सारे कीमत से संबंधित उत्पाद से सारी प्रक्रिया को कौन अपनाता है? राज्य का कार्य होता है।
कीमत का, उत्पादन से लेके कीमत का निर्धारण और वितरण तक सारी कंडीशन, उत्पादन से लेके वितरण तक की थ्योरी किसकी होती है? सरकार की होती है, राज्य की होती है, सोशलिस्ट होती है। समाजवादी राज्य का रूप होता है। यहां पर उत्पादन के सभी क्रियाकलापों का, साधनों का सारा अधिकार, सब पूरा प्राधिकार, पूरा सिस्टम किसके होता है? राज्य के अंडर में होता है। राज्य अपने हिसाब से ही बाजार के मूल्य निर्धारण करने का कार्य बाजार करता है, राज्य करता है। मैंने आपको कल बताया था आपको पिछली क्लास में कि राज्य निःशुल्क भी देता है, राज्य सब्सिडी भी देता है। समझ पा रहे हैं आप मैं क्या बताना चाह रहा हूं? बाजार सब्सिडी देगा क्या? नहीं देगा ना। नहीं, बाजार भी फ्री देते हैं, लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लोग कुछ अल्पकालीन वो क्या कहते हैं स्कीम देते हैं, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग इकोनॉमी का पार्ट में, स्कीम प्रोसेस। लेकिन यह क्या है? स्टेट इकोनॉमी या सोशलिस्ट इकोनॉमी की थ्योरी यही है कि बाजार के या उत्पादन के सारे क्रियाकलापों पर राज्य का संपूर्ण नियंत्रण होता है। टोटल कंट्रोल पावर इज ऑन हैंड ऑफ स्टेट्स और गवर्नमेंट। क्लियर? इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। यह अर्थव्यवस्था पूर्व सोवियत रूस में पाई जाती थी। ये इसका विरोध पूंजीवादी लोगों ने किया और इस अर्थव्यवस्था के जो मेन उद्गमकर्ता थे दार्शनिक कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स ने पहली बार, जर्मन के दार्शनिक थे कार्ल मार्क्स, इन्होंने इस थ्योरी को दिया था और इन्होंने कहा था कि ये का समय है 1818 से, ये जो थ्योरी थी 1893 इस टाइप से था इसका टाइम। इन्होंने कहा था 1883 सॉरी, ये जो थ्योरी थी कार्ल मार्क्स की, जर्मन दार्शनिक, इन्होंने इस व्यवस्था को अपनाया था समाजवादी व्यवस्था। इन्होंने नाम दिया था साम्यवादी अर्थव्यवस्था। लेकिन साम्यवादी अर्थव्यवस्था का असली रूप सोवियत संघ के बाद जो असली रूप आया था 1949 1949 वाले दशक में देखने को मिली। इसका सही चरण चीन में देखने को मिला। कहां मिला? चाइना में। बेस्ट क्वालिटी चाइना में समाजवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी सिस्टम को अपनाया गया। साम्यवादी अर्थव्यवस्था समझ गए इसको? समाजवादी को यानी राज्य को पूरा अंडरटेक, यहां पर राज्य के आधार पर ही देखो, समाजवाद भी लोकतंत्र समाजवाद है। वहां भी जनता का क्या होगा? टाइमिंग सेट करना। हमारे 8 घंटे का ड्यूटी, वहां टाइम फिक्स नहीं होता अभी भी चाइना के अंदर, ऐसा मानते हैं। दूसरी बात, उत्पादन, आपूर्ति और कीमत का निर्धारण कौन करता है? राज्य करता है। और ऐसी कंडीशन में जब राज्य निर्धारण करता है तो सारा पावर राज्य के हाथ में होती है। चाइना में, और सुन लीजिए, 1985 से पहले, 1985 से पहले चीन की अर्थव्यवस्था को कौन सी अर्थव्यवस्था बोलते थे? साम्यवादी अर्थव्यवस्था। अभी भी साम्यवादी बोलते हैं, लेकिन 1949 से लेकर 1985 तक पूरी साम्यवादी व्यवस्था का प्रभाव रहा है। 1985 तक मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। अब क्यों नहीं बोलते? क्यों बोलते हैं? अब यहां पर व्यवस्था में चेंज आया। क्या आया भाई? सब प्राइवेटाइज की प्रक्रिया हो गई। वहां भी चाइना में प्राइवेट फैक्ट्री नहीं लगती। तो इसलिए बता रहा हूं 1985 तक चाइना में इस व्यवस्था को, साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया गया, पूरा रूप लिया गया। क्लियर? समझ में आ गया? सोवियत रूस और चीनी दो ऐसे राज्य थे जहां पर साम्यवादी अर्थव्यवस्था को क्या किया गया? अपनाया गया। अगली है हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। इसका क्या रूप है? इसका बेस्ट उदाहरण मालूम है आपको? इसका बेस्ट उदाहरण भारत। कीन्स महोदय अर्थशास्त्री हुए थे, कीन्स। उन्होंने इस थ्योरी को दिया था। तो कहा था पूंजीवादी व्यवस्था अलग थ्योरी में थी, तो एडम स्मिथ की थ्योरी को ठुकराया गया और कार्ल मार्क्स की थ्योरी को लाया गया। लेकिन इन्होंने एक बीच का रास्ता, मिक्स्ड इकोनॉमी होता है बीच का रास्ता, क्योंकि राज्य भी हर चीज का दायित्व नहीं निभा सकता। तो इसी स्थिति में पूंजीवादी और समाजवादी, पूंजीवादी और राज्य अर्थव्यवस्था दोनों के रूप को, दोनों मिलकर बराबर का, दोनों का बराबर का नहीं, दोनों का योगदान इसमें सर्वोपरि होता है। देखो प्राइवेट फैक्ट्री भी लगाते लोग,
बिरला, टाटा बिरला, जियो वाले, धीरूभाई अंबानी, सो ऑन, और सरकार के प्रोजेक्ट भी हैं, अपने गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। तो इसमें मिक्स्ड इकोनॉमी में समाजवादी पूंजीवादी दोनों का योगदान होता है। ये बेस्ट उदाहरण भारत है, ये भारत ने इसको अपनाया। लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, चीन में अब क्या है, ऐसा क्या है? ये आपने क्वेश्चन किया, चीन में साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, लेकिन उन्होंने साम्यवादी अर्थव्यवस्था के प्योरिटी को हटा करके क्या किया, निजीकरण को भी जोड़ दिया, यानी पूंजीवाद को भी जोड़ दिया। पूंजीवादी साम्यवाद हो गया। वो क्या हो गया, अब समझ में आ गया? दूसरी भाषा में मिश्रित को भी ये भी तो कहते हैं पूंजीवादी समाजवाद। नहीं समझे? पूंजीवाद और समाजवाद दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। और देखिए, ध्यान रखिए, जब तक पूंजीवाद का देश के अंदर, राज्य के अंदर, राष्ट्र के अंदर पूंजीवादी व्यवस्था नहीं जाएगी, जब तक देश न तो औद्योगिक क्रांति की तरफ बढ़ेगा न डेवलपमेंट आएगा। मैंने क्या बताया था आपको, जब पूंजीवाद नहीं होगा तो प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। गवर्नमेंट किससे प्रतिस्पर्धा कर देगी? गवर्नमेंट अपने प्रोडक्ट से प्रतिस्पर्धा कर देगी? नहीं ना। पूंजीवादी व्यवस्था प्रतिस्पर्धा करेगी, कंपटीशन करेगी दूसरे लोगों से। मिस्टर मोहित कुमार ने कोई फैक्ट्री चलाई साबुन बनाने की, और मिस्टर रवि कुमार ने भी फैक्ट्री लगाई साबुन लगाने की, बनाने की, लेकिन दोनों क्या करेंगे? बोथ आर कॉम्पिटिटर। मार्केट में अपना स्थान देना है उनको, उस मार्केट में अपना स्थान नेशनल लेवल पे लेना है, यार जैसा जो सोच है, दोनों नेशनल लेवल पे नाम लेना चाहते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा उनको? मार्केट में क्वालिटी एंड रेट दोनों को सही करके लाना पड़ेगा, बस। और हम जैसे कंज्यूमर, मोहित से रवि से लेने वाले, जैसे ऋतिक हुआ, मोहित हुआ, और भी सब लोग क्या करेंगे? खरीदेंगे। और किसका माल बढ़िया लग रहा है? अब मान लो मोहित से साबुन लिया, उससे साबुन लगा खुशकी आ रही है, और रवि के साबुन से शरीर में खुशकी नहीं आ रही, तो कौन सा साबुन बढ़िया रहा? उसमें दूध मिलाया, उसमें होता है ना, होता जो कुछ भी लगाया हो। तो कहने का मेरा मतलब क्वालिटी, हम उस क्वालिटी के साथ ही तो हम क्वालिटी कंप्रोमाइज करते नहीं करते। पैसे के साथ पैसा भी दे रहे हैं, उसी रेट में चीज में बढ़िया मिली, कौन सी चीज लेंगे? बस। इसीलिए पूंजीवादी सिस्टम क्या करता है? मार्केट में क्या करता है? कंपटीशन बढ़ाता है। पूंजीवादी व्यवस्था मार्केट में क्या करती है? कंपटीशन बढ़ाती है। और इस कंपटीशन वाली प्रक्रिया के साथ ही हम लोग क्या करते हैं? अब देखो, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होते हैं, क्या कंपटीशन करते हैं? गवर्नमेंट की दवाई आई कोविड-19 की, तो गवर्नमेंट किसी कंपटीशन कर रही है? कहाँ कर रही है? विदेशी कंपनी से, अन्य देशों की से। लेकिन गवर्नमेंट से अलग बात करें, जो प्राइवेट कंपनियां बना रही हैं, वो एक बढ़िया से बढ़िया बनाने की कोशिश करेंगे हमारी मार्केट में, हमारे प्रोडक्ट को, कोविड-19 की वैक्सीन को और देश ने, भारत भी ले। होता है ना, होता। तो प्रतिस्पर्धा आज कहाँ है? 1992 के दशक के बाद क्या हुआ है? ये प्रतिस्पर्धा क्या हुई है? ग्लोबलाइजेशन हुई है, ग्लोबल, पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, अगली इकोनॉमी की बात करते हैं हम लोग, खुली अर्थव्यवस्था। ये थोड़ा सा चीज वही है, लेकिन थोड़ा समझने की जरूरत है। ओपन इकोनॉमी, देखिए ओपन इकोनॉमी क्या होती है? व्हाट इज ओपन इकोनॉमी? इसमें सारा काम निजी हाथों में होता है, मोस्टली काम गवर्नमेंट का भी स्वामित्व होता है, लेकिन आयात निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पूरे देश खुले होते हैं, एक देश से दूसरे देश के अंदर। यहां पर बात समझिए, खुली इकोनॉमी का मतलब है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होते हैं? दोनों खुले होते हैं। सिंगापुर, हांगकांग, ये सब अर्थव्यवस्था कैसी है? यहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक देश से दूसरे देश इजी गोइंग हो रहा है। ये अर्थव्यवस्था है खुली अर्थव्यवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? ओपन इकोनॉमी। नेक्स्ट है बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था क्या है? पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होती है आयात निर्यात सिस्टम। ये तो पूरे देश को खुला हुआ आयात है, तो हमारे देश में भी होता है, हम भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट, लेकिन वहां पर फुल हमारे ओपन नहीं होता।
हमारे यहाँ सारे नियमानुसार नियम कानून के, वहां सिंगापुर हांगकांग में ओपन है, लेकिन यहाँ क्लोज में क्या होता है, आयात निर्यात पूरी तरह से प्रतिबंध होते हैं। किसी दूसरे देश से आयात और निर्यात बिल्कुल नहीं होता। ऐसा देश कौन सा बता सकते हैं आप? ऐसा देश है सिर्फ और सिर्फ एक ही देश है, वो है नॉर्थ कोरिया। किम जोंग, छोटे महाराज खतरनाक वाले, वो ये किम जोंग का जो है उत्तर कोरिया में कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पूरी तरह से क्या है, अर्थव्यवस्था बंद है उसकी, क्योंकि तानाशाही रूप में कोई देश संबंध नहीं जोड़ता, नहीं तो क्या होगा, कूटनीति के हिसाब से और देशों के साथ जुड़ेंगे तो फिर वहां विरोध होगा, इसलिए इसे बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था। यहाँ पर आयात निर्यात का सिस्टम पूर्ण तरह से प्रतिबंध हो उसे बंद अर्थव्यवस्था बोलते हैं, आयात निर्यात पूरी से खुले हो उसे खुली अर्थव्यवस्था बोलते हैं। इस टाइप से हमने पढ़े अर्थव्यवस्था के प्रकार, और अगली कड़ी में अगली बात करते हैं हम लोग, लेकिन आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।